वैसे तो इंसान ने पहली बार साल 1820 में अंटार्कटिका पर कदम रखा, लेकिन फिर भी ये अर्थ पर सबसे अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस जगह में से एक है। इसका मैक्सिमम पार्ट अभी भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, जहां ना जाने कितनी लेक्स, वैलीज, माउंटेन रेंजेस अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए वेट कर रही हैं। यहाँ पर स्नो कवर इतना ज्यादा है कि कहीं तो ये 5 किलोमीटर तक गहरा है, जो लगभग इस कॉन्टिनेंट के 97% लैंड को कवर करता है। इस कॉन्टिनेंट का एरिया लगभग 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और ये पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर अंटार्कटिका की पूरी आइस शीट्स मेल्ट हो जाए तो ग्लोबल मीन सी लेवल लगभग 200 फीट से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि अंटार्कटिका एक पोलर रीजन है, तो यहाँ गर्मियों में 6 महीने दिन ही रहता है और सर्दियों में 6 महीने रात ही रहती है। इसीलिए तो वहां टेम्परेचर -90 डिग्री तक चला जाता है। 20वीं सेंचुरी के पहले 20 साल अंटार्कटिका में हीरोइक ईयर्स माने जाते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोगों ने अपने लेवल पर बहुत सी अचीवमेंट हासिल की हैं, जैसे नॉर्वे के रोड एम्undsen। कहा जाता है कि इन्होंने 1909 में पहली बार अर्थ के साउथ पोल को डिस्कवर किया था। उसके बाद अभी तक कई साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी हैं, जिससे बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं। जैसे जब वहां पर मॉसिस मिली थी तो ये क्लियर हो गया था कि वहां पर वेजिटेशन भी ग्रो हो सकती है। लेकिन इस हीरोइक ईरा के वक्त वहां बहुत से देश ऐसे थे जो अंटार्कटिका में अपनी टेरिटरीज को क्लेम कर रहे थे। जैसे 1908 से लेकर 1942 तक लगभग 7 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम अपनी टेरिटरीज को अंटार्कटिका पर बना चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो सिर्फ यहाँ पर नई जगहों को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे, जैसे जापान, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी और सोवियत यूनियन। वैसे तो अमेरिका भी इन देशों में से एक था, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। फिर भी साल 1924 में यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अंटार्कटिका के ऊपर नई जगहों को खोजने का मतलब ये नहीं है कि जिस देश ने उस जगह को खोजा है तो वो जगह भी उस देश की हो जाएगी। उस क्लेम को तभी सही माना जाएगा जब तक कि उस देश के सिटीजन्स उस जगह पर परमानेंटली सेटल ना हो जाए, और अमेरिका जानता था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अमेरिका का ऐसी स्टेटमेंट देने का एक और रीजन था, उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से धीमा पड़ गया था। बहुत से देश न्यू रिसोर्सेज के लिए दुनिया के कोने कोने में एक्सप्लोर कर रहे थे कि पता नहीं कौन सा नया एलिमेंट कहां मिल जाए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो फिर से अपना दबदबा बनाए रखे। बल्कि हिटलर ने तो साल 1939 में यहाँ पर एयरक्राफ्ट से नाजी स्वास्तिक नीचे फेंके और कहा कि जहां जहां ये नाजी सिंबल पड़े हुए हैं वो आज से जर्मन टेरिटरी मानी जाएगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से देश अंटार्कटिका के ऊपर अपना क्लेम करने के लिए एक दूसरे के साथ टसल रख रहे थे। इसीलिए वहां पर बहुत से देशों ने अपने रिसर्च सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए, ताकि ऐसा लगे कि उन देशों की इस अंटार्कटिका वाले रीजन में एक परमानेंट प्रेजेंस है। लेट 1940s के आते आते ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अंटार्कटिका के बिल्कुल साथ लगते आइलैंड्स पर अपने रिसर्च स्टेशन शुरू कर दिए और मिड 1950s तक वो अंटार्कटिका की मेन लैंड तक पहुंच जाते हैं। इसे साफ पता चल रहा था कि वो देश साइंस के नाम पर जो भी वहां पे एक्सपीडिशन चला रहे थे वो साइंस के लिए कम और पॉलिटिकल प्रेजेंस के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे। एक टाइम में तो ब्रिटिश, चिलियन और अर्जेंटीनियन बेसिस एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि इनकी पॉलिटिकल इंटेंशन से साफ पता चल रहा था कि अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज को वहां बिठाकर ऑलमोस्ट सभी देश साइंस का सहारा लेकर अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे थे। इसी वक्त सोवियत यूनियन ने एक मेमोरेंडम को इशू करते हुए ये कहा कि अगर दुनिया का कोई भी देश सोवियत यूनियन की परमिशन के बिना अंटार्कटिका पर अपनी टेरिटरी का डिसीजन लेता है तो सोवियत यूनियन कभी उस टेरिटरी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। ये वही दौर है जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी और पूरी दुनिया डर रही थी कि इस अंटार्कटिका वाले इशू के ऊपर कहीं एक और वॉर ना हो जाए। लेकिन दोनों ही देश इस वक्त अपने साइंटिफिक पोटेंशियल के ऊपर फोकस थे और शायद इसीलिए दोनों देश डिप्लोमेटिक प्रॉक्सी वॉर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसीलिए तो 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने सभी देशों को एक ट्रीटी बनाने के लिए इनवाइट किया और 15 अक्टूबर 1959 को इस मुद्दे पर एक कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और 1 दिसंबर 1959 को एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसमें मेनली 3 पॉइंट पर जोर डाला गया था। नंबर 1,
अंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा। नंबर 2, कोई भी यहाँ पर अपनी साइंटिफिक रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को कैरी ऑन कर सकता है। और नंबर 3, जो भी रिजल्ट और डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा उसे सभी के बीच फ्रीली शेयर किया जाएगा। शुरुआती दौर में तो सिर्फ 12 देश ही इस ट्रीटी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कुछ देशों ने यहाँ अपने टेरिटरी क्लेम्स किए हुए थे, उन क्लेम्स को ये ट्रीटी सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड करती है। मतलब लीगली वो इस क्लेम को बनाए रख सकते हैं और 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी। फिर देखना होगा कि इस ट्रीटी को रिन्यू करवाया जाता है या नहीं। वैसे कुछ भी हो, इस ट्रीटी से एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि यहाँ पर साइंटिस्ट को एक्सप्लोर करने का मौका मिला और इस ट्रीटी की वजह से सभी देश मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने, ICSU ने अंटार्कटिका पर रिसर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई है, SCAR, जिसकी वजह से यहाँ हर साल लगभग 4000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट अंटार्कटिका आते हैं और देश कोई भी हो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपना काम करते हैं। अब अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो शुरुआत में तो इंडिया इस ट्रीटी के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि यूरोपियंस वहां पर अपनी कॉलोनियलिज्म को फैलाना चाहते हैं। लेकिन साल 1981 में इंदिरा गांधी हमारी PM थी, उन्होंने एक साइंटिस्ट की टुकड़ी को यहाँ सीक्रेटली एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। इस ग्रुप को डॉक्टर सैयद जहूर कासिम लीड कर रहे थे और इस मिशन के लिए इंडिया ने नॉर्वे से एक पोलार सर्कल नाम का आइस ब्रेकर शिप लिया था, जिसे कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जैसे न्यू साइंटिस्ट ने टॉन्ट कसते हुए अपनी हेडलाइन में लिखा कि इंडिया ने चोरी चुपके अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अंटार्कटिक ट्रीटी को हम शुरुआत से नहीं मानते थे और कोल्ड वॉर के चलते हम न्यूट्रल कंट्रीज में से एक थे। शायद इंडिया को इस सीक्रेट मिशन से कुछ तो अचीवमेंट हुई होगी, तभी तो 2 साल बाद 1983 में ही इंडिया इस ट्रीटी को साइन कर देता है और हमें कंसल्टेटिव स्टेटस मिल जाता है। अगर तब से आज तक की बात की जाए तो इंडिया के यहाँ 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशंस हैं, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, दक्षिणी गंगा और मैत्री। और यहाँ पर लगातार जियोलॉजी और लाइफ साइंस पर रिसर्च चली रहती है। जैसे हमारी साइंटिस्ट सुदीप्ता सेनगुप्ता ने यहाँ अपनी रिसर्च में ये पाया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहले एंटार्कटिक कोस्ट की हिल्स का पार्ट थे, जो बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से वहां से अलग हुई और एशिया की प्लेट से टकरा जाती है और इस वजह से हमें हिमालय की फॉर्मेशन देखने को मिली और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरह कंप्लीट होता है। 1991 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक और ट्रीटी साइन की जाती है, जिसका नाम मैड्रिड प्रोटोकॉल था, जहां इसके आर्टिकल 7 में मेंशन किया गया था कि अंटार्कटिका में ड्रिलिंग और माइनिंग पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि एक स्टडी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन था कि अंटार्कटिका में लगभग 19 मिलियन बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल है जिसे रिकवर किया जा सकता है। जबकि रिसेंटली एक रशियन रिपोर्ट के मुताबिक ये क्वांटिटी 500 मिलियन बैरल से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ क्रूड ऑयल की बात है और एस्टिमेटेड रिपोर्ट के मुताबिक एक पोलर एरिया होने की वजह से यहाँ पर धरती की फॉर्मेशन के वक्त हो सकता है कि कुछ ऐसे रेयर एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं जो अभी तक हमारे लिए अननोन है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका पर क्यों इतने देश यहाँ पर अपनी टेरिटरी क्लेम करने के लिए आने वाले टाइम में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में। आपको क्या लगता है कि अंटार्कटिका जैसी जगह को और एक्सप्लोर करना चाहिए या यूं ही छोड़ देना चाहिए? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। आपको ये वीडियो और मेरा काम अगर पसंद आया हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।